हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 9, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 में एक नया थियरी स्टार्ट करेंगे। सर अभी भी थियरी हो तो गया, सब बता तो दिया, सब आपने शेप भी तो मालूम पड़ गया। नहीं, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं है। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी का लिमिटेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। वीबीटी के लिमिटेशन में ऐसा है कि वीबीटी ने ना मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है इसके बारे में नहीं बताया था। सर ये क्या है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट कर रहा हूँ, इमेजनरी मैग्नेटिक फील्ड है, फिजिक्स इन्वॉल्व मत करना। इमेजनरी मैग्नेटिक फील्ड है और ये ना ऊपर से मैं लिक्विड ऑक्सीजन डाल रहा हूँ। यहाँ पे ना ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये यहाँ पे मैं लिक्विड ऑक्सीजन डाल रहा हूँ। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो आएगा ना वो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन ना अट्रैक्ट होके ऐसे ही घूमता रह जाएगा। वो लिक्विड ऑक्सीजन दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्ट होके घूमता रह जाएगा, बराबर। और लिक्विड ऑक्सीजन दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्ट होके घूम रहा है। ऐसे सारे लिक्विड के लिए तो नहीं हो रहा है, बट लिक्विड ऑक्सीजन के लिए हो रहा है। बट सर ऑक्सीजन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है मालूम है, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑल्सो ना, कर सकते हैं ना, लिक्विड में कंडेंस कर सकते हैं ना हम लोग, बराबर। तो नाउ लिक्विड ऑक्सीजन जो है मेरे पास, दैट लिक्विड ऑक्सीजन ये मैग्नेटिक फील्ड में ना सर्कुलेट होते जा रहा है, बराबर। नीचे से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया है मैंने, बट फिर भी ये क्या होते जा रहा है, सर्कुलेट होते जा रहा है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लोली अट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं इसे बोलूंगा इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बराबर। जनरली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऐसा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which contain unpaired electron, chemistry wise। अब एक्चुअल डेफिनेशन बोल रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which attract और you can say weakly attract towards the magnet, जो weakly attract होते हैं मैग्नेट की तरफ, बराबर। तो ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ। तो हमने बोला कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक। बट केमिस्ट्री का जो पॉइंट था ना पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के लिए, वो बेसिस था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इफ यू सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन लुईस स्ट्रक्चर O double bond O, oxygen belongs to group number 16. How many valence electron? 6. Bonded कितनी 2, remain कितनी 4, बराबर। तो 1 2 3 4, बराबर। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, बराबर। ये ठीक है। नाउ देयर आर टू बॉन्ड्स, बराबर। ये दो डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये दो डबल बॉन्ड हो गए दो ऑक्सीजन एटम के बीच में। अब ये स्ट्रक्चर से तो ये पता चल रहा है कि हियर इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म। पेयर्ड फॉर्म मतलब डायामैग्नेटिक। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने बोला ना कि अगर मैं लिक्विड ऑक्सीजन ऊपर से गिराऊँ तो इधर रुकना नहीं चाहिए, सीधा नीचे गिर जाना चाहिए। बट ये तो घूम रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है कुछ। तो ये एक नया पॉइंट आ गया जिसमें अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बराबर, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। और ये थियरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। कुछ तो गड़बड़ है, एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं हो सकता, मतलब थियरी में कुछ गड़बड़ था। तो वो मैंने काउंट किया एज लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और यू कैन से need of new theory, MOT, molecular orbital theory, need of MOT, molecular orbital theory। later on molecular orbital theory ने ये explain किया कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है और उस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, बराबर। उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। बिकॉज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, विच स्लोली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप रियलाइज करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, स्लोली एक एक बातों को डेवलप किया जा रहा है, बराबर।
तो बेसिकली लिमिटेशन ऑफ वीबीटी और नीड ऑफ एमओटी में क्या था, मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मैग्नेटिक नेचर बताना, डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल, कैसा है मॉलिक्यूल, ये मुझे एक्सप्लेन किया एमओटी ने, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये लेक्चर में मैं आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। आपको समझना ऐसी कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। इनिशियल डेवलपमेंट क्या था, लुइस अप्रोच, लुइस कॉन्सेप्ट, जिसने सिर्फ बताया था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बराबर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। देन वीबीटी ने समझाया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया कि ये मेन पार्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया कि कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होती है, बट वो पॉइंट भी गलत निकला और मेरे पास आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन में भी मुझे कुछ स्टैंडर्ड शेप पता चल गए हाइब्रिडाइजेशन में बराबर, और हाइब्रिडाइजेशन से भी बेटर आया VSEPR थियरी, जिसने बहुत सारे शेप के बारे में क्लियर कट आइडिया बता दिया बराबर, विच वॉज गिवन बाय गैलेप्सी। VSEPR थियरी के बाद मॉलिक्यूल में काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे पता चल गई, मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल के बारे में पता चलने लगा बराबर, मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सब बातों को लेके हम लोग काफ़ी श्योर हो गए कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसा शेप है वो, और ये पॉइंट्स है। उसके बाद अब जो पॉइंट है ना मेरे पास वो है मैग्नेटिक नेचर, और ये मैग्नेटिक नेचर को क्लियरली एक्सप्लेन किया है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ने, ठीक है, जिसने एक नया आइडिया बताया रिगार्डिंग ओवरलैपिंग। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द नीड ऑफ एमओटी और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ठीक है, एक लिमिटेशन मैंने आपको क्लियरली बता दिया मैग्नेटिक नेचर के बारे में, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड, थ्योरेटिकल पॉइंट आता है वीबीटी का कि इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेंथ इज अनदर फैक्टर, यू कैन से वो एक नया फैक्टर है स्ट्रेंथ, और यू कैन से इट इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रेंथ है दो एटम के बीच में बराबर, उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था वीबीटी, एमओटी ने उस पर भी ध्यान दिया, ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। फीचर्स ऑफ एमओटी। Okay, so now let us understand what are the different features of MOT. अब MOT के अकॉर्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात होता है, ठीक है। हियर वी टॉक रिगार्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अभी तक जो भी मैं VBT में बात करता था ना, तो हम बात करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है बराबर, एंड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी दैट MOT उसने जो भी बात किया वो बात किया रिगार्डिंग molecular orbital, and this theory was given by Millikan and Hunt बराबर, इन दोनों ने मिलकर थियरी दिया था इन 1932। लेटर ऑन ये थियरी फर्दर डेवलप किया गया बाय अदर टू साइंटिस्ट। इन दिस फीचर्स ऑफ MOT, फर्स्ट पॉइंट इज कि इन केस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिसिपेशन है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल में, whereas in case of molecule electrons are present in molecular orbital. First point given by MOT ने पहला पॉइंट ये बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, whereas in molecule electrons are present in molecular orbital. पॉइंट नंबर 2, इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से ना, अगर MOT के बारे में मैं बोलूँ तो इट इज़ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ VBT। VBT ने जो भी बातें की विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल, MOT ने उसी को आगे बताया मॉलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बट कैसे टाइप की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होनी चाहिए, तो उसकी दो कंडीशन है,
बराबर. नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ comparable size, बराबर, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, यू कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर साइज combines to form molecular orbital, बराबर. और you can say atomic orbital of comparable size can combine with each other. Like if I say 1s combine with 1s, yes, 1s atomic orbital combine with another 1s atomic orbital. 2s can combine with 2s, yes. 2s can combine with 2p, yes, ये भी चलेगा. Can 2p combine with 2p, ये भी चलेगा. Can 2s combine with 6s, no. ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया. Here there is a large energy difference between 2s and 6s atomic orbital. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इन कंडीशन यू कैन से कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल साइज combines to form new molecular orbital and they should have symmetrical orientation और यू कैन से डायरेक्शन. डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है इन ऑर्बिटल्स का. मान लो एक ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, बराबर, सिमेट्रिकल अलोंग द एक्सिस, कैन कंबाइन, यस, दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ ईच अदर. इफ आई से वन एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा है, अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, बराबर, सिमेट्रिकल अलोंग द एक्सिस, कैन कंबाइन, यस. बट इफ आई से कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? आंसर इज नो. तो ये सेकेंड पॉइंट था एमओटी का, जिसमें ये बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल साइज एंड सिमेट्रिकल डायरेक्शन ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्लियर हो आपको ये बात? आया पॉइंट समझ में? पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट सेज कि in case of molecular or in case of atomic orbital जो भी इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, that electron is in a contact of only one nucleus, whereas in case of molecular orbital electrons are in a contact of two or more nucleus. It depends कितना number of atom bonded है to form that molecule. If 2 atoms are bonded तो 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में, 3 एटम बॉन्डेड है तो 3 एटम के कंट्रोल में, 4 एटम बॉन्डेड है मॉलिक्यूल में तो 4 एटम के कंट्रोल में होगा. आपको समझा ये बात? ठीक है. एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है इज इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, वेयरएज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियस. दैट इज द रीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक. देयरफॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक. मीनिंग ऑफ मोनोसेंट्रिक इज कि जो एक ही के कंट्रोल में, एक सेंटर के कंट्रोल में हो, whereas molecular orbital is in a control of 2 or more nucleus. As I told you कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड, बराबर, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड है इन अ मॉलिक्यूल. तो उसके अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड एज पॉलीसेंट्रिक. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये क्या बात है? ये ऐसा है कि वीबीटी में हमने पढ़ा था कि दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, बराबर, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, बराबर, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इज इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम जिसके पास भी एक न्यूक्लियस है, इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. एंड इफ दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल, इफ दीज टू एटम देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, बराबर, वीबीटी ने बताया कि अगर वो ओवरलैप करेगा तो नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन आर इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 न्यूक्लियस. These two electron are in a contact of 2 nucleus, बराबर. तो this was given by VBT. Clear? सेम चीजें एमओटी ने भी बोली, बट ये बातें एमओटी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लेके बोली, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल को लेके बोला, बराबर. दैट इज अ डिफरेंस. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बातें उन्होंने बोली वो अभी हम लोग देखते हैं कि उस वीबीटी का जगह पे एमओटी का ऐसा बोलना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
उन्होंने ऐसा बोला कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म is equal to number of atomic orbital participating. बराबर, number of molecular orbital form is equal to number of atomic orbital participates. If I say कि one atomic, ये एक atomic orbital है, it combines with another atomic orbital, बराबर, तो it will result in formation of two types of molecular orbital. क्यों? क्योंकि कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? 2. तो सामने कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? 2. एमओटी ने बोला कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, बराबर, जिसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे वाले को हम लोग नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. One is called BMO and the other one is called ABMO. One is bonding molecular orbital and the other one is anti-bonding molecular orbital. Say for example, suppose अगर मैं हाइड्रोजन एटम में ही बात करूं कि 1s atomic orbital combined with another 1s atomic orbital, तो it will give you 2 molecular orbital, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं सिग्मा 1s and सिग्मा स्टार 1s. बराबर, सिग्मा क्यों लिया मैंने? बिकॉज व्हेन s ऑर्बिटल ओवरलैप ना, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसलिए मैंने एक को सिग्मा 1s बोला और एक को सिग्मा स्टार 1s. जिस पे स्टार नहीं पुट किया है मैं उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा हूँ और जिस पे मैंने स्टार पुट किया है मैं उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, बराबर. एक को मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है और एक को मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिग्मा क्यों वर्ड यूज़ किया मैंने? क्योंकि सिग्मा व्हेन s ओवरलैप होते हैं ना, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो अब ये डिफरेंस समझो. यही डिफरेंस आ गया VBT और MOT के बीच में. VBT ने क्या बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, बात खत्म हो गई. MOT ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है. व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नो डाउट, बट जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है ना, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा. क्लियर? पहले हम ऐसा बोलते थे कि दिस इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज another s एटॉमिक ऑर्बिटल combines to form न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कॉन्सेप्ट ऑफ VBT. ठीक है, MOT ने क्या बोला कि चलो माना दिस इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज another 1s एटॉमिक ऑर्बिटल combines and form 2 type of molecular orbital. ऐसे जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं. एक को BMO बोलेंगे, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड द अदर वन विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको डिफरेंस समझाया, बराबर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया बिटवीन VBT एंड MOT. ये उनके बाद का डिफरेंस है. वरना आपको ऐसा लगेगा अरे आप दोनों में ऐसे ही बोल रहे सर, एटम कंबाइन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, नो डाउट, बट इसमें एक ही बात हो रही है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया बस. इधर ऐसा नहीं है. उन्होंने बोला कि 2 टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, एक को BMO बोलेंगे और एक को ABMO. वेयर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी as compared to anti-bonding molecular orbital. मतलब if I compare energy of these 2 orbital, sigma 1s and sigma star 1s, ये जो 2 ऑर्बिटल बने मेरे पास, अगर मैं इनके एनर्जी को कंबाइन करूं, बराबर, तो मैं क्या देखूंगा कि ये सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी ज़्यादा है, बराबर. And what is the relation between energy and stability? Definitely their relation is inverse. The molecular orbital having higher energy, that is anti-bonding molecular orbital, जिसका energy ज़्यादा है, will have lesser stability. So what I want to say कि if number of electron
increases in bonding molecular orbital. If number of electron increases in bonding molecular orbital, then stability of molecule increases. क्या बोलते हैं आप कि bonding molecular orbital का stability ज़्यादा है ना, तो as the number of electron increases in BMO stability of molecule increases. Stability increases. Whereas if number of electron increases in ABMO, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा आएगा तो इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. बात समझा आपको कि अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर उसके पास एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उस समय उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. तो एमओटी की यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया एकदम. एमओटी ने क्या समझाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही मेन पार्ट होता है, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. उसमें दो टाइप होती हैं, एक को बीएमओ के नाम से जानते हैं, एक को एबीएमओ. ज़्यादा स्टेबल कौन? बीएमओ. बराबर. कम स्टेबल एबीएमओ. ज़्यादा एनर्जी किसकी? एबीएमओ. कम एनर्जी किसकी? बीएमओ. क्लियर हुआ ये बात ना? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 इज कि इन दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बराबर, जैसे आप नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रखते हो ना, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, बराबर. नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कैसे? डू यू रिमेंबर? Electrons are filled in atomic orbital. Electrons are filled in atomic orbital according to Aufbau's principle. Yes, that school वाला पार्ट, उसी का नाम है Aufbau's principle. बराबर. According to Aufbau's principle and Hund's maximum multiplicity rule and Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. These are the certain rules जिनके अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं. आपने पहले दो सुने और पढ़े भी है. ऑफबॉस प्रिंसिपल क्या है? 1s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल का मैं 2s से, ये मुझे किसने बताया? ऑफबॉस प्रिंसिपल ने, ठीक है. व्हाट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली, सिंगल, बराबर, देन दे स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है. और तीसरा वो मैं आपको समझाता हूँ, ये डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उससे टच करूंगा खाली उस पार्ट को. मान लो सपोज आई हैव 2p4, ये 2p4 है, बराबर. p सबशेल देयर आर 3p ऑर्बिटल्स. इन p सबशेल देयर आर 3p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल नंबर 1, p ऑर्बिटल नंबर 2 एंड p ऑर्बिटल नंबर 3. 2p4 में देयर आर 3p ऑर्बिटल्स. तो ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरने का ना दो वे है. This is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4. Where electron force filled singly, then they start pairing. बराबर. सेकेंड वाला रूल मेरा ऐसा है. सेकेंड अगर मैं ऐसे भरना चाहूँ 1, 2, 3, 4, बराबर. बट कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग. दिस इज according to maximum multiplicity rule. This is according to Hund's maximum multiplicity rule. बराबर. तो जैसा नॉर्मल एक ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना स्टूडेंट्स, इन अ सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इन अ सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल्सो. बराबर. वही सेम रूल फॉलो करना है मुझे. Same rule is applicable while filling of electron in molecular orbital.
सो व्हाट इज दैट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ही बेसिस पे हम लोग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ईच ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्यों नहीं, इसका आंसर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देता है। ठीक है, तो व्हेन जब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप करेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियरली इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 सेज रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर। पॉइंट नंबर 7 था बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इज एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between two atom, is actual number of bonds present between two atom। 2 एटम के बीच में ना एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला दिया, बोला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ NB माइनस NA। एक ही चीज हुई ना यार, वो हाफ ऑफ NB माइनस NA, वेर NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, whereas meaning of Na is number of electron present in anti bonding molecular orbital। ठीक है, और वैल्यूज पुट करने के बाद इफ बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कम्स इक्वल टू और लेसर देन 0, इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल, इट मीन दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम आ गई ना, मतलब बॉन्ड ही नहीं है। माइनस में बॉन्ड थोड़ी होता है। 0 अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बॉन्ड 0 है, इन 2 एटम के बीच बॉन्ड 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ही नहीं है ना, मतलब वो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एंड व्हेन आई से कि दैट बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, इट मीन दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। क्लियर? बराबर। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, if bond order is equal to 1, it means there is single bond between two atom. There is single bond between two atom. And when I say bond order is 2, it means there is double bond between two atom. If bond order is 3, it means there is triple bond between two atom. Are you getting my point, students? There is triple bond between two atom. Like example H2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। अगर मैं पूछूं आपके लिए कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, सो आंसर इज 1। whereas in case of O2 molecule there is a double bond between 2 oxygen atom, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, N2, N triple bond N, what do you say? N triple bond N. So in this case bond order is 3 because there are 3 bonds present between 2 atom. Clear हुआ आपको बात? And if you compare with carbon carbon single, carbon carbon double and triple bond, तो आपको याद आएगा मैंने बोला था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इज 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, and as the number of bond increases their bond strength goes on increasing. कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी है? सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये ट्रिपल हो गया तो ये ब्रेक करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू डबल। डबल ब्रेक करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सिंगल। यस, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ and it is inversely proportional to bond length. You can see it is inversely proportional to bond length. ठीक है, bond order का डायरेक्ट रिलेशन होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड लेंथ के साथ। ठीक है, क्लियर? एंड दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी
ये तो कुछ फीचर्स हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के. दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज फर्दर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ LCAO method. LCAO method, that is linear combination of atomic orbital method. बराबर. This was further explained with the help of LCAO method. Now, to understand formation of molecular orbital, molecular orbital के बारे में और डिटेल में समझने के लिए now we are going to discuss regarding linear combination of atomic orbital theory. So formation of molecular orbital is explained by LCAO method or theory, you can say. Whereas full form of LCAO is linear combination ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है. अब आप ये देखेंगे कि ये बनता कैसे, ये ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कैसे वो दो पार्ट में आ जाते हैं. ठीक है. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज LCAO मैथड. नाउ दिस LCAO मैथड ना, ये इसमें हम दो बातों का हेल्प लेंगे. नंबर 1, सबसे पहला फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है वेव के लिए, इंटरफेरेंस. ठीक है. जहाँ पे वेव एक साथ में कंबाइन होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं. और दूसरा केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली डुअल नेचर, Heisenberg's uncertainty principle, and Schrödinger wave equation. ठीक है. तो इन दोनों ने क्या समझाया पहले मैं बता देता हूँ. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद ये डी ब्रॉगलीज एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है. ना अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो वेव लाइक है. बराबर. वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है. बराबर. और अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके लिए मैं वेव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं वेव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ. ठीक है. और उस वेव फंक्शन में ये जो क्रेस्ट है, इसे हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड. बराबर. इसे मैं नाम देता हूँ एम्पलीट्यूड. यहाँ पे ये चीज़ हो गई एम्पलीट्यूड. बराबर. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या बोलना था कि मैं आपको एकदम सिंपल से वर्ड में समझा रहा हूँ. मैं कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ. मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि उसका ऐसा बोलना था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे मिल भी सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे नहीं भी मिल सकता है. बराबर. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही मिलेगा, एकदम फिक्स नहीं है. और उसके अकॉर्डिंगली ही हाइजेनबर्ग्स के इंस्पायर होके ही, उससे इंस्पायर होके स्कॉडिजर साइंटिस्ट ने अपने मॉडल में ऑर्बिटल को ऐसे डिफाइन किया कि ऑर्बिटल इज़ द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. बराबर. उसने नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन मिलना ही मिलना है, उसने बोला प्रोबेबिलिटी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम है, दैट इज ग्रेटर देन 95% और 90 to 95% यू कैन से एक्चुअली. बराबर. ऑर्बिटल का डेफिनेशन आपको पता है कि डेफिनेशन क्या बोलता है, इज ऑर्बिटल इज द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है. नाउ तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैं वेव की तरह कंसिडर कर रहा हूं और यहाँ पे मैं वेव फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन गिवन बाय Schrödinger wave equation इज साई स्क्वायर. इसको हम लोग साई बोलते हैं, इस एम्पलीट्यूड को ना साई बोलते हैं.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय साई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साई स्क्वायर के बराबर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और साई क्या है उधर, एम्पलीट्यूड है, उस वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैंने वेव की तरह क्यों माना, क्योंकि डी ब्रॉगली सेज, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका नेचर वेव जैसा है, बराबर, उसका नेचर वेव जैसा है। ठीक है, रिगार्डिंग डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग्स एंड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको, सिंपल सी 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो मैं उसके लिए वेव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और ये वेव है, ये एक वेव है, बराबर, ये एक वेव की तरह है, बराबर, ये एक वेव की तरह है, जिसमें ये जो पार्ट होता है उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है उसे ट्रफ बोलते हैं, बराबर। इसे मैंने क्या कंसिडर कर लिया, इस हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेव में ये जो हाइट होती है, ये जो पीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या बोलता है कि जितना भी एम्पलीट्यूड होगा, बराबर, जितना भी साई होगा, उसका स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। इंटरफेरेंस का क्या बोलना है, ये सब तो केमिस्ट्री की बातें हो गई। इंटरफेरेंस का बोलना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड second one is your destructive interference. Constructive interference का meaning हो गया where two wave combine together, two wave combines and result in formation of a new wave, एक बड़ा wave बना रहे, बराबर, जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, बराबर। जैसे मान लो कि ये छोटा वेव जा रहा है, बराबर, और ये एक दूसरा एक बड़ा वेव आया, बराबर, ये दोनों कंबाइन हो गया और इन्होंने एक बड़ा वेव बना दिया, बराबर। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक वेव है, मान लो ये एक दूसरा वेव है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और वेव पहले के कंपेयर में और छोटा हो गया, तो दैट इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर। अगर मैं नॉर्मल से वर्ड में समझाऊँ तो मान लो सी वेव है, सी वेव जा रहा है, बराबर, एक जा रहा है, दूसरा उससे पीछे आया, बराबर, दे आर इन अ सेम फेज, तीसरा आ रहा है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो वेव बढ़ता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, जितना हाइट पे वो ऊपर जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, ऐसे, तो उसका एम्पलीट्यूड बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ सपोज अगर वेव एक वेव ऐसे आ रहा है इस तरफ से, ठीक है, एक वेव ऐसे आ रहा है और दूसरा वेव आ रहा है, दे आर इन अ डिफरेंट फेज, बराबर, तो दोनों टकराएगा आपस में, दोनों टकराएगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, लाइक दिस। ये एक वेव यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, टक्कर मारा, तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर। क्लियर हुआ आपको बात। तो ये फिजिक्स का एक पार्ट है, इंटरफेरेंस, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे एमओटी में बातों को समझाया गया। ठीक है, तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेज, फर्स्ट वन, when two waves are in a same phase. Constructive interference is when two waves are in a same phase, when two waves are in a same phase, then resultant amplitude of wave increases, बराबर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि मान लो ये एक वेव है, ठीक है, ये एक दूसरा वेव है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए, बराबर, और ये इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पहले का एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड है, और ये जब दोनों कंबाइन हो गए तो एम्पलीट्यूड है। किस में आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है, बोलो? डेफिनेटली इधर ज़्यादा दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे हाइट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि वो कितने हाइट तक है, तो उतना एम्पलीट्यूड हो गया उसका वेव में, बराबर। नाउ इफ आई, हाँ, डेफिनेशन भी मैं साथ साथ में लिख देता हूँ कि व्हेन टू वेव्स
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज, जब दो वेव एक सेम फेज में कंबाइंस, then when two waves are in a same phase combine, then net, or you can say resultant amplitude increases. ठीक है, the resultant amplitude increases, or you can say resultant amplitude of wave increases. ठीक है, मान लो कि दिस इज योर वेव नंबर 1, दिस इज योर वेव नंबर 1 वेयर एम्पलीट्यूड इज साई ए, ये ए वेव है, उसका एम्पलीट्यूड साई ए, बराबर. दिस इज अनदर वेव whose amplitude is psi b. ठीक है, नाउ दीज टू वेव्स आर इन अ सेम फेज, ये वेव है बराबर, ये वाला वेव है. ठीक है, अब ये दोनों वेव जो है ना, दे आर इन अ सेम फेज, दे आर इन अ सेम फेज. तो व्हेन दे आर इन अ सेम फेज, मान लो ये एक सी वेव है बराबर, ये एक पानी का लहर और ये एक पानी का लहर, ये एक सी वेव, ये एक सी वेव. तो ये दोनों सी वेव अगर सेम फेज में होगा तो जब ये आगे आएगा तो वो ऐसे बन जाएगा. मानते हैं ना ये चीज़, बस यही ध्यान में रखो, आंसर आ गया आपका. तो when both wave are in a same phase, they combine and result in formation of, they combine and result in formation of they combine in a constructive interference, you can say they combine in a constructive interference and result in formation of a new wave whose amplitude is psi a प्लस psi b, जिसका एम्पलीट्यूड मैं बोलूँगा psi a प्लस psi b. ये दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों करेगा, बिकॉज बोथ वेव आर इन अ सेम फेज. जब दो वेव सेम फेज में कंबाइन होते हैं स्टूडेंट्स बराबर, सेम फेज आप कैसे देख रहे हो अभी कि दोनों वेव ना एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो वो एक दूसरे से कंबाइन होकर बड़ा हो गया. डिफरेंट फेज में बोलूँगा तो आप क्या सोचोगे, दोनों वेव एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, आमने सामने आएगा, टकराएगा, एम्पलीट्यूड डाउन होगा, ऐसे सोचो. ठीक है, if I ask you amplitude is psi a, amplitude psi b, amplitude psi a plus psi b. If amplitude is psi a, then what is the probability of finding electron in this? Probability of finding electron is psi a square. Here it is psi b square, and here it is psi a square plus psi b square. क्या बोलते हैं आप, हाँ या ना? Here it is psi a square plus psi b square. This is the probability of finding electron. बराबर. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि psi a प्लस psi b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू psi a स्क्वायर प्लस psi b स्क्वायर प्लस 2 psi a. बराबर. इसको मैं ऐसे ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, psi a प्लस psi b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू psi a स्क्वायर प्लस psi b स्क्वायर प्लस 2 psi a psi b. क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, एनी डाउट विद दिस? नाउ डेफिनेटली आपको नहीं लगता कि देर इज इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड और इंक्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पहले की कंपेयर में? तो अभी बढ़ गया. पहले क्या था, साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर दोनों कंबाइन हुए, तो अब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साई ए साई बी. तो ऐड होने के बाद यू कैन से, ऐड होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम साई ए साई बी. क्लियर? बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो भी वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा ना, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और क्लोज आ जाता है, एंड दैट इज अ रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस.
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बराबर, मतलब पहले के कंपेयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास बढ़ गया, ऐसा सोचना है आपको। बराबर, क्लियर। ऑर्बिटल्स के अंदर फेजेस को मैं कैसे देखूंगा? ऑर्बिटल के अंदर फेजेस को मैं प्लस और माइनस के साइन के थ्रू देखूंगा। अगर सेम चार्जेस आमने सामने आ रहे हैं, सेम चार्जेस आमने सामने आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि दे आर इन अ सेम फेज कंबाइन होने के टाइम पे। अगर आमने सामने डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं, एक में प्लस है और सामने माइनस आ रहा है, तो मैं बोलूंगा दे आर इन अ डिफरेंट फेज। सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफरेंट फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, इसलिए इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, सपोज इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ 1s ऑर्बिटल, बराबर, तो दिस इज योर 1s ऑर्बिटल। बराबर, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, दो फेजेस है प्लस और माइनस इन 1s ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज योर अनदर 1s ऑर्बिटल। बराबर, इन दोनों के ऑर्बिटल को ऐड कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं बीच में प्लस का साइन ले रहा हूं, ये वाला प्लस का साइन। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन, इधर दोनों को ऐड करने वाला प्लस का साइन है। और s ऑर्बिटल में ये हो गया आपका पॉजिटिव फेज और ये हो गया उसका नेगेटिव फेज। बराबर, दिस इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन इज ऑल्सो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब याद करो आप फीचर्स में जो मैंने बोला था कि when two 1s atomic orbital combine, they result in formation of two molecular orbital, one bonding one anti bonding। आप दिमाग कैसे सोचोगे अब कि अच्छा जब भी प्लस प्लस वाला सामने आके कंबाइन होगा सेम फेज वाला, तो वो हो जाएगा बॉन्डिंग, और जब एक तरफ ये माइनस हो और ये प्लस आके कंबाइन होगा तो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। यस, करेक्ट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा, सही समझा आपने। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। जैसे ही दोनों प्लस प्लस फेज आपस में कंबाइन होगा, मान लो ये प्लस हो गया, ये बड़ा सा प्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये दोनों प्लस कंबाइन होके कुछ दिख रहा है आपको ऐसा, बराबर, और ये साइड में ये माइनस, ऐसे। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, ये शेप ना ऐसा होता है। थोड़ा और इसको ये करता हूं, ठीक है। अब शेप पे मत जाना, मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, ऐसा सोचो। इट मीन्स हियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर एज माइनस वाले जगह पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की बहुत कम है। क्लियर? नाउ in this particular orbital, this is my sigma 1s, that is bonding molecular orbital। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि this is bonding molecular orbital? Because your orbitals are combining in a same phase। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव सेम फेज में कंबाइन हो रहा है, प्लस प्लस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। यू रियलाइज दिस इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इन दिस केस NP is 0. So what is that NP? NP म्हणजे nodal plane. So what is nodal plane? Nodal plane is a plane where probability of finding electron is 0। एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0। तो यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं है, बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा बट मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा बट मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा तो मिलेगा ही ना। ऐसा कोई भी जगह नहीं है इस ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0, एंड दैट इज़ वाई मैंने नोडल प्लेन को 0 मार्क किया है।
क्लियर, आया समझ में ना। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, सेकेंड और थर्ड मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज योर 2pz ऑर्बिटल, याद है ना आपको शेप p ऑर्बिटल का, डम्बेल शेप। p orbital along x axis is called px, p orbital along y axis is called py and p orbital along z axis is called pz, बराबर। ये उसका फर्स्ट फेज मतलब पॉजिटिव फेज, ये उसका नेगेटिव फेज, बराबर। ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए प्लस का साइन दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज प्लस माइनस। नाउ टेल मी बोथ द वेव्स, बोथ द ऑर्बिटल्स, बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मान लो दिस इज योर 2pz, दिस वन इज ऑल्सो 2pz। नाउ योर बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इन अ सेम फेज, बराबर, दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना सेम फेज एंड रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ, come on, bonding or anti-bonding? Bonding molecular orbital, yes. This is your new bonding molecular orbital, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन हो गई, बराबर। ये और फर्स्ट ऑर्बिटल का माइनस पार्ट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिटल का माइनस पार्ट, एंड दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ से आ गया, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट विद दिस? नाउ दिस इज योर 2pz और यू कैन से सिग्मा 2pz, आप इसे सिग्मा 2pz बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज कौन से टाइप का ओवरलैपिंग? आई विल गिव यू ऑप्शन, लैटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, बराबर। ये टाइप का जो ओवरलैपिंग है, दैट ओवरलैपिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, तो दिस इज सिग्मा 2pz। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो स्टार आएगा या विदाउट स्टार? विदाउट स्टार, ठीक है, सिग्मा 2pz, क्लियर। नाउ in this case also that nodal plane is 0, this is also BMO, bonding molecular orbital, and nodal plane is 0. what is nodal plane? इधर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आए, 0 आए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, दिस इज 2px ऑर्बिटल, दिस इज अनदर 2px ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल नंबर 1, 2px ऑर्बिटल नंबर 2, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, दे आर इन अ सेम फेज, they are in a same phase. When these atomic orbital combines, क्या होगा बोलो, सबसे पहले बताओ कैसे टाइप का ओवरलैपिंग होगा? नो डाउट लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। प्लस कंबाइन विथ प्लस, माइनस कंबाइन विथ माइनस, और ये प्लस वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, दिस इज योर प्लस वाला पार्ट, दिस इज योर माइनस वाला पार्ट, बराबर। ये आपका पूरा प्लस वाला पार्ट है, बराबर, दिस इज योर माइनस वाला पार्ट, ओके। नाउ डोंट यू थिंक ये बीच में ये जगह दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा जगह ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली रियलाइज हो कि व्हाट इज नोडल प्लेन। एक्चुअली इतना जगह नहीं होता। दिस इज द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये वो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई स्टूडेंट, तो आप बोलोगे हियर नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, डेफिनेटली पाई बॉन्ड, दिस इज पाई 2px, बराबर, दिस इज योर पाई 2px। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव विद स्टार, विदाउट स्टार, विदाउट स्टार, BMO ABMO BMO, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। और ये जो नोडल प्लेन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं है, यू रियलाइज दिस, बराबर। VBT ने इन सब बातों के बारे में नहीं बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव, ये सब जो भी बातें हमने पढ़ी वो सब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़ा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, सेकेंड पार्ट इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, destructive interference. Now, when waves are in a different phase,
when waves are in a different phase, when they get combined, their amplitude decreases. बराबर. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, in destructive interference when waves are in different phases, or you can say opposite phase, their amplitude, or you can say amplitude of wave decreases. बराबर. आफ्टर कंबाइनिंग नो डाउट उनका जो एम्पलीट्यूड होगा ना स्टूडेंट्स, वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट वेव. बराबर. एंड सेकेंड वेव, ये मान लो ऐसा है. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है मालूम है कि एक वेव आपका इस तरीके से आ रहा है और दूसरा वेव आपका इस तरीके से आ रहा है. बराबर. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ना, तो व्हेन दे कंबाइन, बराबर, उनका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो एम्पलीट्यूड पहले के कंपेयर में क्या होगा, कम हो जाएगा. ऐसा सोचना है. ठीक है. यू रियलाइज दिस. नाउ हियर इन दिस केस, दिस इज योर इफ आई से दिस इज साई ए, तो दिस विल बी योर साई बी. बराबर. ये अगर मैं इसे मान लूँ कि ये प्लस वाला पार्ट है, बराबर, तो दिस इज योर माइनस वाला पार्ट. ठीक है. ये माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट. ये वेव को मैंने उल्टा ड्रॉ किया है. बराबर. इस वेव को मैंने ऐसे उल्टा ड्रॉ किया है. बराबर. मैं चाहता तो ऐसे दिखाता था, माइनस और प्लस. बराबर. बट वेव को मैंने उल्टा ड्रॉ किया. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. ठीक है. और ये ऐसे प्लस माइनस. तो अपोजिट फेजेस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, अपोजिट फेजेस. ठीक है. तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे ना, तो डेफिनेटली इनका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, वो कम हो जाएगा. बराबर. उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. कैसे कम होगा वो देखो. एम्पलीट्यूड कम होने का रीज़न क्या है. पहला रीज़न कि दोनों जो वेव हैं, बराबर, वो कौन से फेज़ में, अपोजिट फेज़ में होने से क्या होगा, जैसे ही अपोजिट फेज़ में रहेंगे दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगा. तो ये ऐसे आएगा, सी. यस. बराबर. और ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट आपका नोडल प्लेन बनेगा. मतलब यहाँ पे हर जगह नोडल प्लेन मिलने के चांसेस हैं. पहले वाला वेव ऐसे आ रहा था, याद है आपको, पहले वाला वेव ऐसे आ रहा था. बराबर. यू कैन से कि जब उनके एम्पलीट्यूड कंबाइन हो रहे थे ना, तो वो ऐसे हो रहे थे. और ये वाला तो नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है. बात समझाइए. चलो, नोडल प्लेन तो मैं आपको और डिटेल में आगे दिखाऊंगा. यहाँ पे जस्ट मैं एक पॉइंट समझा रहा था नोडल प्लेन के बारे में. इसमें मैं बोलूँगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा साई ए माइनस साई बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, हियर इट इज़ दिस, हियर इट इज़ दिस, एंड हियर इट इज़ साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर. दैट इज साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी. मतलब एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स. ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि दैट 2 टाइम्स साई ए साई बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स साई ए साई बी आफ्टर इंटरफेरेंस, आफ्टर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ वेव. वो जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इतने टाइम से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मीनिंग सिंपल सा ये हो जाएगा, सिंपल सा मीनिंग दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस decrease by, or you can say decreases, that's it. Around the nucleus decreases, that electron density around the nucleus decreases. सिंपल सा वर्ड. ठीक है. तो अगर डिक्रीज होगा यानी मॉलिक्यूल अब स्टेबल नहीं रहेगा. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ता है तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बढ़ता है. बट हियर दैट डेंसिटी डिक्रीजेज, सो यू विल से कि दैट स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज, एंड दैट इज द रीजन BMO इज मोर स्टेबल देन ABMO. यू कैन से यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फर्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज 1s ऑर्बिटल. ठीक है.
प्लस माइनस 1s प्लस, मतलब एडिशन दिखाना है मुझे, माइनस प्लस। अब ये दोनों का प्लस माइनस देखो, नाउ दे आर इन अपोजिट फेस, नाउ दे आर इन अपोजिट फेस। व्हेन दे आर इन अपोजिट फेस तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे। क्लियर, बात समझा आपको? अब ये पॉइंट क्लियर हुआ बराबर, बिकॉज ऐड नहीं हो रहे ना, प्लस को माइनस नहीं पसंद, माइनस को प्लस नहीं पसंद, ऐसा सोचो। यहाँ पे उल्टा सोचो, नॉर्मल थियरी मत जाओ कि ये अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है बराबर। ये आपका इधर प्लस, ये आपका इधर माइनस बराबर, ये इधर आपका पीछे आ गया माइनस और ये आ गया आपका इधर पीछे प्लस। तो इधर क्या हुआ, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कम है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के क्लोज आया, एक दूसरे से दूर चला गया, एक दूसरे से दूर चला गया, और दूर चला गया यानी क्या हुआ, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। और ये जो इनके बीच में गैप में दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा गैप नहीं होता, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज योर नोडल प्लेन। सो दिस इज नोडल प्लेन नंबर 1, ये एक नोडल प्लेन है बराबर। s ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा 1s। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बिकॉज वेव्स आर इन अ डिफरेंट फेज। सिग्मा स्टार 1s ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, आया समझ में पॉइंट? नंबर 2, 2pz, दिस इज योर 2pz ऑर्बिटल, ये आपका अनदर 2pz ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। क्या होगा, ये इसके साथ नहीं आएगा, पीछे भागेगा बराबर, यानी ये ऐसे हो गया, सी दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑर्बिटल वाला, और ये दूसरे ऑर्बिटल वाला पार्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा किधर चला गया, अपोजिट फेजेस आमने सामने होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग के पीछे चला गया। ये प्लस का पार्ट विल रिमेन प्लस बराबर, ये माइनस का पार्ट, ये माइनस का पार्ट इधर पीछे आ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ चले गए बराबर, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पीछे प्लस की तरफ चले गए बराबर, और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। तो आई विल से कि दिस इज अ नोडल प्लेन वेयर नोडल प्लेन इज 1 बराबर। दिस इज अगेन योर सिग्मा 2pz, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, ये भी आपका 2pz ऑर्बिटल ही है बराबर। तो दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, डेफिनेटली इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर ये बात? आया समझ में? ठीक है। नाउ नंबर 3, सपोज 2px, दिस इज 1 2px बराबर, दिस इज अनदर 2px ऑर्बिटल। नाउ देयर आर 2px ऑर्बिटल बराबर, प्लस माइनस प्लस, अपोजिट फेजेस, 2px, when these 2px combine बराबर, this is your प्लस वाला पार्ट, this is your माइनस वाला पार्ट, this is your माइनस वाला पार्ट, this is your प्लस वाला पार्ट। ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और ये इनके बीच में गैप, ठीक है सर। इस बार स्ट्रक्चर थोड़ा अलग आया बिकॉज नाउ देर इज लेटरल ओवरलैपिंग बराबर। लेटरल ओवरलैपिंग में तो एक दूसरे से और दूर चले गए। नंबर ऑफ प्लेन का अगर आप बात करेंगे तो हियर इन दिस केस देर आर 2 नोडल प्लेन, दिस वन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। मैं इसे बोलूँगा दिस इज योर पाई 2px ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, स्टार और विदाउट स्टार, BMO और ABMO। सो दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने देखा अभी 1s ऑर्बिटल ही मैंने 2 बार ओवरलैप किया। एक बार मैंने उसे ओवरलैप किया इन अ सेम फेज, एक बार मैंने उसे ओवरलैप करा इन अ डिफरेंट फेज। तो 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई बराबर, एक बने बॉन्डिंग और एक बने एंटी बॉन्डिंग। ऐसे हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 तरीके से कंबाइन होता है, इन अ सेम फेज एज वेल एज इन अ डिफरेंट फेज। सेम फेज कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग, ठीक है, डिफरेंट फेज दे अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
बराबर, एंड दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो नॉन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट इज सेम। हाँ, नॉन बॉन्डिंग वाला आपको याद है, मैंने आपको जीरो बॉन्डिंग बताया था, जीरो ओवरलैपिंग, कि मान लो अगर ये एस ऑर्बिटल है, बराबर, और मैं यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल, ऐसे पी ऑर्बिटल ले रहा हूँ, तो ये कौन सा बॉन्डिंग होगा? नो डाउट दिस इज योर, कम ऑन, सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहला तो, बराबर, BMO बनेगा, बिकॉज दीज टू वेव्स आर इन अ सेम फेज। सपोज अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो these two waves are in a different phase, sigma bond is sigma ABMO, but अगर मैं ऐसे सोचूं तो कि these और ये दोनों वेव कंबाइन हो रही है, बराबर, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज जीरो बॉन्डिंग, और यू कैन से नॉन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स। आप इसे जीरो बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं और आप इसे नॉन बॉन्डिंग के भी नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। सो टिल नाउ क्या क्लियर कर दिया मैंने ये क्लियर कर दिया कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, उनके कंबाइन होने के दो तरीके हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, सेम फेज, डिफरेंट फेज, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लेस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। यस, अब मैं ऐसे ही आगे इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। क्लियर हुआ मेरा ये बात? आया समझ में पॉइंट? ठीक है, ओके। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बराबर, मैं आपको अब डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ बिटवीन VBT एंड MOT, ठीक है, क्योंकि अब आपको MOT के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई। डिफरेंसेस बिटवीन VBT एंड MOT। व्हाट VBT सेज कि इन एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड, इन केस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर, वो एक एटम के आसपास ही फिक्स हो जाता है, बराबर, दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंडेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यू कैन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, nucleus of one atom, whereas in case of MOT, you will say electron cloud extend around the nucleus of many atom, two or more atom, जितना भी नंबर ऑफ एटम ना बॉन्ड बना रहा है उन सब के अराउंड, ठीक है। तो इन अ सिंपल वर्ड यू से कि हियर एटम के बारे में अगर आप बात करेंगे ना तो इट इज मोनोसेंट्रिक, बराबर, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है वो पॉलीसेंट्रिक के नाम से जाने जाते हैं। दिस आर लेस स्टेबल, whereas MOT इज मोर स्टेबल। इनके जो ऑर्बिटल होती है लेस स्टेबल होती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है दे आर मोर स्टेबल। These orbitals have simple shape like S, P, D, F, whereas MOT have complex shape, बराबर। They are represented as SPDF, you can say, and here they are represented as pi, pi star, sigma, and sigma star. In case of VBT, identity of atom is retained, एटम की आइडेंटिटी बनी रहती है। MOT में आइडेंटिटी ऑफ एटम रिटेन नहीं होता, एटम का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। एटम से मुझे मतलब ही नहीं, मुझे जो भी मतलब है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल से मतलब है, ठीक है। तो दिस आर द सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन VBT एंड MOT जो आप क्लियरली पता कर सकते, समझ सकते हैं, आई मीन टू से। Now, so after understanding all this, अब हम लोग समझते कि MOT में इलेक्ट्रॉन कैसे रखना है और मैग्नेटिक नेचर वाला पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर का पॉइंट कैसा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब थियरी तो मैंने समझ लिया, अब मैं थियरी को यूज करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन समझना चाहता हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। If I say कि 1s atomic orbital of two atom combine, then they result in formation of two molecular orbital sigma 1s and sigma star 1s, where you will say
कि सिग्मा 1s हैज़ लेसर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s. स्टार वाला इज एंटी बॉन्डिंग एंड विदाउट स्टार वाला इज योर बॉन्डिंग ऑर्बिटल. 2s combine to form two orbitals sigma 2s and sigma star 2s. sigma 2s का एनर्जी कम है कंपेयर टू sigma star 2s से. 2p, if you remember ना, in p subshell there are 3p orbitals, px, py, pz, ऐसा 3 ऑर्बिटल होता है. px, py, pz. px ऑर्बिटल, py orbital and pz orbital along x-axis, along y-axis, along z-axis. One perpendicular, two parallel. जो perpendicular है वो सिग्मा बॉन्ड है, बराबर. जो दो पैरेलल है वो पाई बॉन्ड. ऐसे सोचना है. अब कोई भी इसमें से दो पाई बॉन्ड बना सकते हैं और कोई भी एक सिग्मा बना सकता है. मैं कंसिडर करता हूँ कि pz बना रहा है. मैं ऐसे मान रहा हूँ कि 2pz इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. तो दिस इज सिग्मा 2pz एंड दिस इज अनदर सिग्मा स्टार 2pz, बराबर. वेयर एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz. क्लियर है? ठीक है. नाउ 2px and 2py will form pi bonds. तो pi 2px and pi star 2px, whereas energy of पाई स्टार 2px ज़्यादा ही होगा पाई 2px से. 2py, दिस इज पाई 2py एंड दिस इज योर पाई स्टार 2py. ठीक है, क्लियर. px पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी एक जैसा होता है. पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py का एनर्जी एक जैसा होता है. ठीक है ना. अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है. आज तक आपने जब भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं ना, 1s 2s 3s 4s, बराबर. 1s1 2s1 आपने जब ऐसे लिखे ना, 1s1 2s1 2p, मतलब 1s2 2s2 2p1 2 3 वॉट एवर इट इज, तब आप इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल में रख रहे हो, बराबर. अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेम रूल अप्लाई करके नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, बराबर. तो उसके लिए जो रूल हैं वही है अफबाउस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑल. ठीक है. उन रूल्स के बेसिस पे दो टाइप के एनर्जी ऑर्डर हम लोग ने तैयार किए. एनर्जी ऑर्डर नंबर 1 एंड एनर्जी ऑर्डर नंबर 2. केस 1, एनर्जी ऑर्डर नंबर 1. दिस एनर्जी ऑर्डर is valid up to 14 electron. This electron filling का जो ये ऑर्डर है ना, एनर्जी ऑर्डर, इट इज़ अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, बराबर. इसी ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन रखने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. द वन विच इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस इज फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल. तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्लोज होगा न्यूक्लियस को, उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा, ऐसा सोचो. ठीक है. तो एनर्जी ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन. तो आई विल स्टार्ट कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s में कम एनर्जी है सिग्मा 1s. तो सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s, बराबर. आफ्टर दैट वी हैव सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा स्टार 2s. आफ्टर दैट वी हैव सिग्मा 2p, सिग्मा 2 पाई, सॉरी पाई आ जाएगा, सिग्मा नहीं आएगा, पाई आएगा. पाई 2px, पाई 2px एंड पाई 2py, क्योंकि दोनों तो इक्वली एक दूसरे को. एंड देन वी हैव सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz. आफ्टर दैट विल बी हैविंग पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड लास्ट वन इज सिग्मा स्टार 2pz. सर इतनी ऑर्बिटल करने हैं? यस, करने इतनी है और भी, बट मुझे यहाँ तक यूज़ करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो दिस इज द ऑर्डर. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भेजोगे? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन आप भेजोगे सिग्मा 1s में. केस 2 विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है. अभी मैं सिर्फ केस 1 के बारे में बात करता हूँ. केस 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बराबर.
इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ठीक है, फील नहीं फिलिंग, बराबर। तो सिग्मा 1s में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर बाकी सारे रूल एज इट इज है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड सिंगली, देन दे स्टार्ट पेयरिंग, बाकी सब रूल एज इट इज है, उसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, वो रूल भी एज इट इज है, ठीक है। चलो, तो विल स्टार्ट विथ मॉलिक्यूल नंबर 1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल नंबर 1, first example, hydrogen molecule, that is H2, hydrogen molecule H2. Hydrogen molecule is a combination of 2 hydrogen atoms, बराबर, configuration 1s1 1s1, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर और ऑर्बिटल थियरी का डायग्राम। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी का। इस तरफ मैं एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ और इस तरफ मैं दूसरा हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ, बराबर। ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिटल जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हाइड्रोजन का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 है, ये भी 1s1, बराबर, ये 1s1। दिस इज 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बराबर। 1s 1s कंबाइन होगा तो इट विल गिव सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। किसका एनर्जी ज़्यादा है? सिग्मा स्टार का। तो सिग्मा स्टार को ऊपर लिखो, ऊपर आ रहा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, नीचे आ रहा है मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल का नाम क्या लिखोगे? सिग्मा 1s। ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल का नाम क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये जो 1s1 है ना, उस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 1, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 1, ठीक है ना। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कंबाइन ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। पहले कौन सा भरेगा? द वन हैविंग लो एनर्जी, यानी सिग्मा 1s। तो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, और कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं, खत्म। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ओवर। अब पॉइंट्स देखो, इसमें पॉइंट ऐसे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन इट कंबाइंस, तो टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ पे हो गया 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 - 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2/2। आंसर इज 1, मतलब देर इज 1 बॉन्ड बिटवीन 2 hydrogen atom. Molecule exist or does not exist? Answer is molecule exist. How many unpaired electron? Answer is 0. बराबर, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 0 हो गए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है ही नहीं ना। यहाँ पे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और इनका अगर मैं नेचर देखूंगा तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो मॉलिक्यूल का नेचर डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब इसको ना मैं आपको टेबल के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल नंबर 1, कॉलम नंबर 1 मॉलिक्यूल, कॉलम नंबर 2 NB, that is number of bonding electron, column number A, Na, that is number of anti-bonding molecular orbital के electron. This is bond order. Number of unpaired electron, magnetic nature, ठीक है। तो दिस आर द सर्टन पॉइंट्स जो मुझे याद रखने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। तो सब फर्स्ट वन, जैसे एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कौन सा ऑर्बिटल था आपका? ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल था। ये कौन सा था?
anti bonding molecular orbital. Electron present in bonding molecular orbitals are called Nb. Electron present in anti bonding molecular orbital are called Na. So tell me, number of Nb present 2, Na 0, bond order 1, मतलब there is single bond between हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? डेफिनेटली मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक. ठीक है. नंबर 2 He2 हीलियम 2. ठीक है. He2 मॉलिक्यूल. चलो He2 मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं. नंबर 2 हीलियम मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है. यहाँ से क्लियर हो जाएगा मुझे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है. He2 मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हीलियम एटम्स. बराबर. 1s2 1s2. ठीक है. चलो दिस इज, ये हाइड्रोजन को अब मैं हीलियम कर देता हूँ. हीलियम हीलियम 1s1 की जगह पे 1s2 1s2. बराबर. ये 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. क्या होगा? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बोलो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? सिग्मा 1s में जाएंगे. फिर कहाँ पे जाएंगे? सिग्मा स्टार 1s में. सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2. एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो एटॉमिक हो या मॉलिकुलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दे दिए. फिर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए? ऊपर दे दिए. क्या इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग है? नहीं. चलो टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड Nb. Nb का आंसर इज 2. Na का आंसर क्या है? Na का आंसर इज 2. बॉन्ड ऑर्डर 0. मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. जब मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो बाकी बातें ही मत करो. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड, हियर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू और लेस देन 0 वाला पॉइंट आ गया ना. और आपको याद है मैंने बोला था इफ बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. थर्ड वन, Li2 lithium molecule is a combination of Li plus Li. is a combination of Li plus Li. ठीक है. सर ये मॉलिक्यूल में तो कॉन्फ़िगरेशन में 2s भी आ जाएगा. यस. तो अब डायग्राम को आप थोड़ा और आगे कर लो. ये 1s का डायग्राम है ना खाली. अब आप डायग्राम को और आगे करो. नाउ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑल्सो. दिस इज योर 2s ऑर्बिटल. ठीक है. दिस इज योर अनदर 2s ऑर्बिटल. बराबर. ये दो 2s ऑर्बिटल कंबाइन विल फॉर्म 2s will result in formation of 2 molecular orbitals, sigma 2s and sigma star 2s. sigma 2s and sigma star 2s. ठीक है. तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 1s2. ये 1s2 का पार्ट तो समझ गए, एज इट इज़ रह जाएगा. दिस इज 2s1, दिस इज 2s1. ठीक है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों कंबाइन हो गए. यहाँ पे आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन. बिकॉज सिग्मा 2s का एनर्जी इज लो एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 2s. तो इलेक्ट्रॉन का पहला हक इसका बनता है. और कितना? 2. क्योंकि ऑर्बिटल जब तक ये भरेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं जाएगा. तो इन केस ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. काउंट करना चालू करो आप. 1 2 ना 3 4. हाँ. टेल मी द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 2. 4 minus 2 डिवाइड बाई 2. 4 minus 2 डिवाइड बाई 2. 2 बाई 2. 2 बाई 2. 2 बाई 2 1. बॉन्ड ऑर्डर 1. मतलब मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डबल डबल डबल. पेड यानी 0. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0. मॉलिक्यूल का नेचर डायमैग्नेटिक. बट सर बोलो, मैंने तो ऐसा मॉलिक्यूल देखा ही नहीं है. Li2 ऐसा मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट ओनली इन देयर वेपर स्टेट. only in their vapor state, not in solid form. Will exist only in their vapor form, not in their solid form. Remember this. ठीक है. चलो ये पार्ट हटा देते हैं. आपको समझा ये कैसे करना है. Nb माइनस Na करेंगे डिवाइड बाई 2 तो विल गेट बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है. इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपको और क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक नेचर, वेदर इट इज़ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, कैसा है वो. ठीक है. ये पार्ट भी मैं हटा देता हूँ. आपको सिर्फ अब ज़रूरत क्या है? ऑर्डर. ये ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. बाकी सारी चीज़ें ठीक है. ऑर्डर एनी हाउ आपको लर्न करना है. चलो वी आर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज beryllium molecule. Example number 4. Example number 4, beryllium molecule, that is Be2 molecule. Be2 molecule. Be2 molecule is a combination of two beryllium atom. 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. 1s2 as it is. टच मत करो, टच मत करो. 2s2 ले लो, 2s2, 2s2. इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो. ठीक है, चलो अब क्या होगा, और दो ऊपर आ जाएंगे. ठीक है. नाउ यू टेल मी, इन केस ऑफ Be2 molecule, in case of Be2 molecule, number of bonding electron 2 to 4, number of anti-bonding electron 2 to 4, bond order 4 minus 4 0, खत्म. Molecule does not exist. Be2 molecule does not exist. Next, B2 molecule, that is boron molecule. बराबर, boron molecule whose atomic number is 5, BORON, 1 2 3 4 5. It's just a coincidence. B2 molecule, it is made up of two boron atom, 5 and 5, 1s2, 2s2, 2p1. सर p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया तो p का भी डायग्राम बना दो. चलो इधर आपका p का डायग्राम आ जाएगा. ठीक है, ये आपके p ऑर्बिटल हो जाएंगी. कौन सी p ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है. ठीक है, चलो दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सबसे नीचे ये आ गया मेरा पाई. बराबर, दिस इज पाई टू पी एक्स, दिस इज पाई टू पी वाई, बिकॉज बोथ ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट. मीनिंग ऑफ डीजेनरेट कि दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है. ठीक है, पाई टू पी वाई. ठीक है, बॉन्डिंग में एक और ऑर्बिटल है मेरे पास. बराबर, 2px 2py, ये हो गया मेरा 2pz. दिस इज योर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग का. ये हो गया मेरा पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो गया मेरा सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, ये पूरा सेट तैयार हो गया. ये पूरे ऑर्बिटल एनर्जी को मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेट में दिखा दिया. इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स में तो मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2p1. हियर ऑल्सो इट इज 2p1. ठीक है, बाकी 1s2 2s2 को लॉक कर दो एज इट इज है. 2p1 देख लो, ये एक और ये एक, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2. क्या ये दोनों में एक साथ 2px में रख सकता हूँ, नहीं, नेवर, गलत हो जाएगा ना. रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांटो, फिर डबल करो. इन दोनों का एनर्जी सेम है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बांटो. 1 2, करेक्ट. नाउ टेल मी, in case of B2 molecule, in case of B2 molecule, number of bonding electron 2 2 4 5 6, number of anti-bonding 2 2 4. bond order 6 minus 4 divide by 2, that is 2 by 2, 2 by 2 यानी 1. So there is bond order 1. Molecule exist. How many unpaired electron? 2. Nature paramagnetic. Yes. आपको समझा. इन केस ऑफ B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है वो. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, C2 molecule. C2 molecule is made up. C2 molecule is made up of two atoms. Two carbon atoms actually. Carbon, CARBON. 1 2 3 4 5 6 is just a coincidence. नाइट्रोजन में ट्राई मत करना. 6 plus 6. Here it is 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2. बराबर. Now let's see. So in case of 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 तो एज इट इज लॉक कर दूं, 2p2 पे आ जाओ. बराबर, ये एक p ऑर्बिटल रहा होगा, ये दूसरा एक p ऑर्बिटल ले लो, इधर एक दूसरा p ऑर्बिटल ले लो. ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. 2 + 2 4, चारों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. ठीक है, पहले दोनों को 2 2 मिल जाएंगे, फिर अगर बचा तो ऊपर जाएंगे. बच रहा है नहीं, कंटिन्यू करो. फिर
C2 molecule. How many bonding electron? 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8. How many anti-bonding electron? 2 and 2, 4. 8 minus 4, 4. 4 by 2, 2. Bond order 2. Number of unpaired electron 0. Molecule is diamagnetic in nature. There is one special point related with C2 molecule कि ये जो C डबल बॉन्ड C बनता है ना, ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल है वो, ये दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, बराबर. जनरली ऐसे वेपर फॉर्म में ही इनका एग्जिस्टेंस है, नॉर्मल ऐसे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है C2 मॉलिक्यूल का. बट C2 मॉलिक्यूल में जो दोनों डबल बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, बिकॉज दे इन्वॉल्व पाई ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग. आउटर में पाई ऑर्बिटल का बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट number 7. Number 7 we have N2 molecule. N2 molecule, nitrogen molecule. Nitrogen molecule is a combination of two nitrogen atom, N plus N, 7 plus 7, बराबर. कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3. 1s2 2s2 को लॉक कर दो, बराबर. दिस इज योर 2p3, बराबर. दिस इज योर 2p3. ठीक है, ये आपका 2p3 है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी मैंने दे दिए. नंबर 5, नंबर 6. ठीक है. ये ऑर्बिटल जब तक भरेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना ये बात. सर इधर तो आपने दोनों एक एक दिया, वो दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल थे, ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी इसलिए, बराबर. सो नाउ इन दिस केस, इन दिस मॉलिक्यूल N2, in this N2 molecule, number of bonding electron, bonding electron, दोन 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 दोन. तो ये दोन दोन 6 8 10, total 10 electrons we have in bonding. Whereas in anti-bonding 1 2 3 4, बराबर. 10 minus 4 6, 6 by 2 3, bond order 3. मतलब there is triple bond. Yes, what is the meaning of bond order? Actual number of bonds present between two atoms. So there is n triple bond n. Number of unpaired electron, paired. No, 0. So this is an example of diamagnetic molecule. Suppose अगर मैं ऐसे करूं कि मैं N2 में और केसेस देखूं, बराबर. मान लो ये नंबर 1, ये नंबर 2. If I remove one electron from N2, तो ये क्या बनेगा? N2 plus. N2 become N2 plus by losing one electron. N2 become N2 plus by losing one electron. ठीक है. तो अगर N2 में मैं काउंट करूँ तो total number of electron is 14. Whereas in case of N2 plus total number of electron is 13. मतलब there is loss of one electron ना, वो इलेक्ट्रॉन मैं कहीं से भी एक जगह से निकाल दूंगा. ठीक है. मैं इसे n मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ n प्लस. बाकी 1s2 2s2 तो लॉक कर दो आप, एक आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो. क्या डिफरेंस आ गया? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, बोलो हाँ या ना. सो इन केस ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 9. एन एंटी बॉन्डिंग 2 and 2 4. 9 minus 4 5, 5 divided by 2 2.5. मतलब here bond order is 2.5. Actually between two nitrogen atom, now bond order will be 2.5. 2 actual bond होंगे और एक अपने पास ऐसे. This is N double bond N, बराबर. ये जब होता है ना तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, बराबर. और ये जब होता है तो हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड. अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है 2.5, उसका मतलब हो गया पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, बराबर. जो पूरे तरीके से ट्रिपल नहीं है, बराबर, बट ट्रिपल जैसा है, बिहेव कर रहा है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, बराबर. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा. दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है. इन बॉन्ड्स के बारे में ना, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसके बारे में आगे मैं रेजोनेंस में आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड जब मैं बोल रहा हूँ 2.5 बोल रहा हूँ, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ 2 और 3 के बीच वाला है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 2 और 3 के बीच वाला है, ऐसा सोचना है. ठीक है. तो इन केस ऑफ N2 प्लस मॉलिक्यूल, बराबर, अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी भी कंपेयर करूं तो हियर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
here number of bonding electron is 10 and here number of bonding electron is 9. बराबर. So more number of bonding electron, more is stability you can say. Suppose if N2 it result in formation of N2 minus, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 माइनस में 15. बट सर आपने तो बोला था कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 14 इलेक्ट्रॉन. आपको पेरेंट एटम से देखो N2 माइनस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ N2 ना, तो वो उसका जो पेरेंट है वो 14 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है, तो उसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी का इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर विल बी सेम एज पेरेंट एटम, 14 जैसा ही रहेगा. 15 में आई विल कंसिडर दिस इज N एंड दिस इज N माइनस. बराबर. पहले मैं इसको N बना दूं, ये दोनों N हो गए अब. ठीक है. और यहाँ पे N माइनस है मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. 1s2 2s2 तो लॉक कर दो आप. 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर आ गया 7. ऐसे देखो आप. ठीक है. दिस इज योर N2 माइनस. इन केस ऑफ N2 माइनस व्हाट आई विल सजेस्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है. बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे तो 2 4 6 8 10. एंटी बॉन्डिंग 2 and 2 4 and 1 5. 10 minus 5 2.5. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1. कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक. बराबर. व्हेन आई कंपेयर बॉन्ड लेंथ फॉर N2 प्लस N2 माइनस, तो वो रिलेट किससे होगा, वो रिलेट होगा बॉन्ड ऑर्डर से. इफ़ यू रिमेंबर, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond strength and it is inversely proportional to bond length, अगर आपको याद हो तो. ठीक है. तो for N2 bond order, if I write for N2 bond order is 3, whereas for N2 plus it is 2.5, N2 minus is 2.5. ठीक है. तो मैं बोलूँगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है. ऐसे सोच लो. ठीक है. बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा. क्लियर. बट दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर ना. सो नाउ इन दिस केस, इन केस ऑफ N2 प्लस एंड N2 माइनस, N2 प्लस possess 4 anti bonding electron whereas N2 minus possess more number of anti bonding electron, whereas N2 minus will have more number of anti bonding electron. N2 minus के केस में ना नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, 5. N2 प्लस के केस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, 4. एज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब उसका स्टेबिलिटी कम होगा. बराबर. स्टेबिलिटी कम होगा यानी स्ट्रेंथ कम होगा. स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. ऐसे सोचना है. मतलब N2 माइनस में ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है कंपेयर टू N2 प्लस. सिंपल सा याद रखना है. तो आप ऐसे सोचो कि माइनस का चार्ज आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ रहा है. बराबर. इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रहा है. ऐसे आप याद रखो. ठीक है. क्लियर. तो ये मुझे आइडिया कौन दे रहा है. अब मैं पूछूँ कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक, तो आई विल से N2 इज डायमैग्नेटिक वेयरएज N2 प्लस एंड N2 माइनस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये आइडिया मुझे कौन दे रहा है, कौन बता रहा है ये सब. नो डाउट MOT, विद द हेल्प ऑफ MOT ओनली. मैं MOT की हेल्प से ये सब डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स. यू रियलाइज दिस. ठीक है. इफ़ आई से N2 प्लस 2, अगर मान लो मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ N2 प्लस 2, तो इन केस ऑफ N2 प्लस 2 देर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2. N2 के केस से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे. ये 14 ये 12 में ही आ जाएगा. बराबर. और अगर 12 होगा तो मतलब ये कार्बन जैसा बिहेव कर रहा होगा. आप उसके अकॉर्डिंगली भी उसको देख सकते हैं. क्लियर हुआ. बराबर. तो दिस इज N2 प्लस N2 माइनस. इन केस ऑफ N2 माइनस बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, N2 प्लस में उससे कम है और N2 में तो सबसे कम है. इसको मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा था. इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसके पास एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है. या फिर आप ऐसे सोच लो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है. क्लियर हुआ ये बात. ओके. अब देखेंगे कि व्हाट ऑर्डर इज फॉलोड इफ इलेक्ट्रॉन का काउंट इज मोर देन 14. बराबर. तो एनर्जी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, यू कैन से एनर्जी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन. For more than 14 electron.
तो इसमें सिंपली क्या करना है, सिग्मा 2pz और पाई 2px 2py को ना आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। सिग्मा 2pz आगे आ रहा है, देन इट इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, क्लियर, ठीक है। सो नाउ अगेन 1s 2s will remain as it is student, there will be no difference in case of 1s and 2s. डिफरेंस जो स्टार्ट हो रहा है इज फ्रॉम 2pz, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगला एग्जांपल है मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16, बराबर 16, दैट इज O प्लस O, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 विल रिमेन एज इट इज। अब मैं p ऑर्बिटल वापस एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, p के लिए डायग्राम। बराबर, दिस इज px py pz, px py pz, बराबर, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा 2pz, पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py. This is your pi star 2px pi star 2py, ठीक है। और ये आपका लास्ट फाइनली सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। नाउ 1s2 2s2 एज इट इज, 2p4 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर, 4 अनपेड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 4 प्लस 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, clear. So in case of O2 molecule, if you check total number of bonding electron, ना, तो आपको मिलेगा 2 4 6 8 10, बराबर। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6, 10 minus 6 4, 4 by 2 2, bond order 2, there is a double bond between two oxygen atom, number of unpaired electron 2, तो it is paramagnetic nature। सिंपली एक्सप्लेन कर दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर, जो मैंने आपको याद दिलाया था नीड ऑफ MOT के बारे में, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एकदम सिंपल वे में। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई ऑर्बिटल, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ही डिस्कस करूंगा मैं। तो पहले O2 बिकम्स O2 प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया उसने, ये अभी 4 की जगह 3 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, बस ये डिफरेंस है। O2 प्लस, चेक करो, ये O होगा, ये O प्लस होगा, यहाँ पे 1s2 पहले से ही है, ठीक है। ये O हो गया, ये O प्लस हो गया। इन केस ऑफ O2 प्लस इफ यू चेक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग 2 4 5, 10 minus 5 10 minus 5 5 divided by 2 2.5, number of unpaired electron 1 and the character is paramagnetic. If I remove one more electron, that is O2 become O2 plus 2, बराबर। तो मान लो मैंने इस बार इस तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये भी कम हो जाएगा, O प्लस, ये भी O प्लस, ठीक है। टेल मी O2 प्लस 2 के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, 10 minus 4 6, 6 by 2 3.0, बराबर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, व्हाट यू से, सही है, बराबर। थर्ड नेक्स्ट केस वेयर O2 बिकम O2 माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। पहले ऑक्सीजन कर दो दोनों को, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 2p4 2p4, दोनों ऑक्सीजन बन गए। अब ये O रखो, इसको O माइनस कर दो, आप किसी को भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। दिस इज O एंड दिस इज योर O माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 7 8 9, ठीक है। ऊपर नहीं भेजना है, जब तक ये भरेगा नहीं ऊपर नहीं भेजना है। तो इन केस ऑफ O2 माइनस इफ यू चेक, तो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे बोलो, 2 4 6 8 10,
अगेन 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं 2 4 6 7, 10 माइनस 7 3, 3/2 1.5, हाउ मेनी अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड. डाया और पैरा मैग्नेटिक. O2 माइनस 2, O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 कैसे बनेगा, O2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज O2 माइनस 2, दिस O2 माइनस 1, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड आयन. O2 minus 2, this is your peroxide ion. This ion is called peroxide and this is superoxide. अगर आपने सुना हो Na2O, Na2O2, तो Na2O2 में O2 के ऊपर -2 का चार्ज होता है. This O2 minus 2 is an example of peroxide ion. बराबर. अगर आपने सुना हो KO2, तो KO2 में O2 के ऊपर -1 का चार्ज होता है. That is superoxide. These ions are called peroxide and these ions are called superoxides. ठीक है. Now लेट्स सी इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड भी देख लेते हैं. O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 में अगेन दोनों को O माइनस बना लो, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ये भी क्या हो गया पेयर्ड हो गया. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो 10 ही होगा. 2 4 6 8, 10 माइनस 8 2, 2/2 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. डाया और डाया. सुपर ऑक्साइड आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पेरोक्साइड आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. दैट इज अ डिफरेंस. ये भी याद रखना है, जरूरी है ये सब. क्लियर हुआ ये बात. तो दिस इज योर O2 माइनस, दिस इज योर O2 माइनस 2 डायमैग्नेटिक आयन. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ इफ आई कंपेयर इन सब का बॉन्ड लेंथ, सपोज मैं अगर कंपेयर करूं O2 प्लस O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूं अगर, बराबर, तो क्या ऑर्डर आएगा. सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो. O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज 1, सॉरी O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, सॉरी. O2 प्लस 2 इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3.0, O2 माइनस इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, O2 माइनस 2 इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ कम. सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 प्लस 2 का, मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है O2 प्लस 2 का. सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 माइनस 2 का. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है O2 माइनस 2 का. तो O2 माइनस 2 मैक्सिमम, O2 प्लस 2 मिनिमम. ठीक है. 1 के बाद 2 किसका है, 1 के बाद 1.5 यानी O2 माइनस, फिर उसके बाद O2, बराबर. फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, O2 के बाद आप ले लोगे O2 प्लस. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. Check this. This is the order of bond length. O2 minus 2, then O2 minus, then O2, then O2 plus, then O2 plus 2. अब आप इसमें ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी पूछ सकता है. बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बराबर. अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच वन इज डायमैग्नेटिक, विच वन इज पैरामैग्नेटिक, बराबर. वो भी अपने को पता चल जाएगा. Next example is your after O2 molecule. Next example is your F2 molecule. Fluorine plus fluorine atom. Fluorine and fluorine, बराबर, दोनों तरफ fluorine. 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, 2p5. This one is also 2p5. दोनों 2p5 ही अरेंज है ऑलरेडी. 1s2 2s2 2p5 2p5. Now exactly वैसा ही रहेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने O2 माइनस 2 के लिए आपको बताया. तो इन केस ऑफ F2 molecule, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 4 6 8 10, बराबर. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8, 10 माइनस 8 2, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1, हाउ मेनी अनपेयर्ड 0. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर Ne2 molecule. Ne प्लस Ne, बराबर. 10 प्लस 10, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है. 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा. अब दिस वन इज ऑल्सो 2p6, 6 दो इलेक्ट्रॉन नए हैं, दोनों ऊपर आ गए. हाउ मेनी Ne2 के केस में, हाउ मेनी बॉन्डिंग 10, हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग 10, 10 माइनस 10 वो 0, बराबर. बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. एंड दैट इज द रीजन ना, नोबल गैसेज तो वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में. वो तो अपने को पता ही है पहले से कि जो नोबल गैसेस है ना मेरे पास, उनका जो एग्जिस्टेंस है ना वो मोनो एटॉमिक फॉर्म है स्टूडेंट्स, डायटॉमिक फॉर्म नहीं है. ठीक है.
तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बराबर, ये सब चीज़ें एमओटी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किए थे मैंने, बराबर। और बेसिकली अपने सिलेबस में एमओटी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है, ठीक है। अगला जो पार्ट में इसमें छोटा सा एक बता रहा हूँ, दैट इज यू कैन से आवर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एमओटी का थ्योरी। तो एमओटी फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, स्मॉल पार्ट एकदम, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, MOT for heteroatomic molecule. Now for bond order ना, if you want to calculate directly bond order ना, तो आप उसके लिए ऐसा भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि if total number of electron is 8, if total number of electron is 8, then bond order is 0. Total number of electron and bond order, this is a shortcut, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड ऑर्डर 0, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, बॉन्ड ऑर्डर 1.0, इफ इट इज 11, 1.5, 12, 2.0, 13, 2.5, 14, 3.0, 15, 2.5, 16, 2.0, 17, 1.5, 18, 1.0, 19, 0.5, 20, 0.0, ठीक है। यू कैन चेक 8 किसके लिए होगा बोलो? 8 उसके लिए होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए थे मैंने, 4 यानी कौन? बेरिलियम। तो बेरिलियम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0, 0, 1, 2, 3, 2.5, बराबर, 0, 1, 2, 3 ऐसे N2 तक बढ़ता गया वो, और फिर उसके बाद कम होते जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैं आपको पूछूं कि मान लो N2 मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे N2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3.0, 14 N2 बॉन्ड ऑर्डर 3.0, O2 16, बॉन्ड ऑर्डर 2.0, चेक, O2 16, बॉन्ड ऑर्डर 2.0, F2 18, बॉन्ड ऑर्डर 1, F2 18, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है ना। MOT फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन, या फिर चलो पहले मैं बात करता हूँ CN-, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 7, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 6 + 7 13, 13 + 1 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो मैं बोलूँगा कि इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3.0। N2 and CN- बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यू कैन से, बराबर। अगर मुझे देखा जाए तो मैं ऐसे बोल दूँ कि N2 CN-, और even I can consider O2 + 2 also, O2 + 2 also, 14 electron, 14 electron, 14 electron, these all three have same total number of electron, bond order 3.0, बराबर। इन सब का बॉन्ड लेंथ एक जैसा है, बराबर। जैसे मैं कंसिडर करूँ CO मॉलिक्यूल के बारे में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन 8, 6 + 8 14, बराबर। तो ये भी हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या मानेंगे? 3.0, ठीक है। बट इफ़ यू कंसिडर CO+, तो वो होना चाहिए 6, 6 + 8, बराबर। बट एक माइनस करना है, यानी 8 में से एक माइनस कर दो, 7, यानी 13। 13 के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोला है आपको 2.5, बराबर। 13 के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोला है 2.5, बट ये 2.5 ना होके ये बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, बराबर। ये बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, क्योंकि इस केस में CO+ के केस में, बराबर, अगर मैं इसी डायग्राम को यूज़ कर लूँ और यहाँ पे कार्बन मानूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन, बराबर, तो कार्बन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2, बराबर। दिस इज 2p2, ध्यान से देखना, अदरवाइज आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। दिस इज 2p2, बराबर। और ऑक्सीजन को मैं क्या मान रहा हूँ? 1s2, 2s2, 2p4, दिस इज 2p4, ये डायग्राम है, बराबर। बाकी सब मैं हटा दे रहा हूँ, ये पार्ट तो एज इट इज है, 1s2, 2s2 पार्ट। CO पहले बना लो, CO पहले बना लो। दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, ये 2p2, ये 2p4, 2 and 4 टोटल 6 यानी आप ऐसे दे दो, क्या बोलते हो, बराबर। ये 6 हो गया। अब इन केस ऑफ O+, अब ये तो CO हो गया ना, CO+ बना हुआ।
CO प्लस में मान लो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, O प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन में जनरली कहाँ से रिमूव करता था अभी तक, आउटर यहाँ से ऊपर से, बट इन केस ऑफ CO प्लस दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम दिस ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया, चेक करो ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या हुआ कि Na दैट इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले के कंपेयर में कम हो गया, और उसके जाने की वजह से बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है ना, वो बढ़ गया, और बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ गया तो अपने आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया CO प्लस, बराबर। वेरएज इन केस ऑफ CO माइनस अगेन नॉर्मल थिंग्स, 6 + 8 और ये 1 आ जाएगा, बराबर। तो 6 + 8 + 1 यानी टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 15 इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास हो जाएंगे तो इट इज़ 2.5। तो इफ़ आई कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूल्स, इफ़ आई वांट टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्लस एंड CO माइनस, बराबर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। दिस इज द ऑर्डर CO माइनस, CO एंड CO प्लस। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज ग्रेटर देन CO प्लस, वो आप समझ सकते हो उनके बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज ग्रेटर देन CO प्लस, वो हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट रिगार्डिंग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, बाकी आपको ज़्यादा कोई हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ना है, जो भी है ये टेबल है, ये टेबल भगवान है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करना कि ये टेबल आप खुद से करो, ठीक है, अलग से बात।